हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल लॉ के अंदर जो आईसीआई ने जो इशू कर रखे एमसीक्यू न्यू सिलेबस के अंदर। एमसीक्यू जो रहेंगे हमारे पास 31 से लेकर 40 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। 10 एमसीक्यूज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि आपको हेल्प करेगा किस तरीके से आपको डील करना है एग्जाम के अंदर भी। और साथ ही साथ आपको सेक्शन वाइज जो एमसीक्यू दे रखे हैं, सेक्शन के अकॉर्डिंग बेसिकली कौन सा सेक्शन उसके ऊपर लगेगा, अप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 31 से। देखिए 31 जो एमसीक्यू है आपका एक प्रोविजन बेस्ड एमसीक्यू है। देखिए सबसे पहले प्रोविजन समझिएगा, प्रोविजन बेस्ड है। प्रोविजन में क्या लिखा गया, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, अगर वो कंपनी न्यू बनती है तो जैसे ही उसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जब भी क्लोजिंग होगी वहां से विद इन 9 मंथ के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल करवानी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगा आपको अप्रूवल करवाना पड़ता है आपको। तो इसी क्वेश्चन के अंदर वही चीज बताई गई है। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझिएगा। क्वेश्चन बोलता है मयूर टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि 23 अक्टूबर 2017 को इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। एज पर द प्रोविजन कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कंपनी शेल होल्ड इट्स एजीएम विद इन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कब खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल हमारा जो होगा एंड होगा 31 मार्च 2018 में हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। वहां से 9 मंथ यानी कि क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2018 वो आपका आ जाएगा। तो वही चीज इसने बोली है आपको बताना है कि एंड फाइल ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एमसीए विद इन ड्यू डेट। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द होल्डिंग ऑफ द बोर्ड मीटिंग फॉर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी कोई नई कंपनी होगी तो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अप्रूवल होगी उसकी ड्यू डेट क्या रहती है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब भी एंड होगा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर न्यू कंपनी का जब एजीएम कर लेंगे उसके, उसने बोला है कि विद इन 9 मंथ जैसे ही आपका क्लोज हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 9 मंथ के अंदर आपको जो ड्यू डेट रहेगी आपको बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी अप्रूवल करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारा जो आंसर रहेगा सी, हमारा आंसर आ जाएगा 31 दिसंबर 2018 जो रहेगा हमारा फर्स्ट का जो 31 का जो होगा सी पॉइंट ऑप्शन हमारा राइट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 32 है ये हमारा जो है कोरम के ऊपर पूछा गया है। सेक्शन नंबर 174 कंपनी एक्ट के अंदर जो 174 है कोरम के ऊपर, उसके ऊपर पूछा गया है। तो किसी भी कंपनी के अंदर कोरम कितने होने चाहिए, तो कोरम के लिए बोला गया है कि 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर और 2 विच एवर इज हायर के बारे में बात किया गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर अगर बात करें तो देखिए 10 डायरेक्टर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात किया गया है, यानी कि 10 का मतलब क्या होगा 1/3 यानी कि 3.33, यानी कि मैं इसको बोल दूं 4, क्योंकि वहां वर्ड यूज किया गया एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब है कि 1/3 तो आपका होना ही चाहिए, यानी कि 3.33 तो होना ही चाहिए। तो लेकिन हम 0.33% को तो किस तरीके से इन्वॉल्व करें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, 4 और 2 विच एवर इज हायर। यानी कि हमारे पास 4 अगर डायरेक्टर प्रेजेंट होते हैं मीटिंग में तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोरम क्या है, प्रेजेंट है। अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें, आइए पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन को कि किस तरीके से ये डील कर रहा है। इसने बोला कि आपके पास 10 क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जिसमें से एम जो है हॉस्पिटलाइज हो गया है और मिस्टर वाई लंदन चला गया है और एक्स एंड बी ऑस्ट्रेलिया में चले गए हैं सब बिजनेस कंपनी के बिजनेस की वजह से। और मिस्टर ए जो है वो बिजी है हिज डॉटर मैरिज के अंदर एंड अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, अटेंड नहीं कर सकता। मिस्टर ई जो मदर है इज हॉस्पिटलाइज सो ही इज बिजी टू टेकिंग केयर ऑफ हिज मदर बट ही अश्योर्ड टू अटेंड द मीटिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी कि अभी हमारे पास ई जो है वो एग्री हो गया कि मीटिंग करने के लिए। और मिस्टर डी और पी जो है वर शेड्यूल टू अराइव फॉर द मीटिंग ऑफ एट 2 PM। मिस्टर डी और पी ने क्या बोला था कि हम 2 बजे आपके मीटिंग में आ जाएंगे, लेकिन सेम डे उसी दिन। हाउएवर फ्लाइट जो है डिले हो गई है 8 आवर से, इसका मतलब मिस्टर डी और पी भी नहीं आ पाएंगे। अब मिस्टर जी और एच जो है वो टाउन में ही है और वो आपके मीटिंग के अंदर आ जाएंगे। तो यानी कि हमको कितने चाहिए, हमको 4 डायरेक्टर चाहिए मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए कोरम के लिए। लेकिन हमारे पास कौन कौन है, एक तो ई है और एक हमारे पास जी है
और एक हमारे पास एच है, यानी कि 3 ही पर्सन है, यानी कि कोरम हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, मीटिंग जो होगा हमारे पास कंप्लीट नहीं हो सकती ड्यू टू कोरम। तो बी हमारा इसका सोल्यूशन आ जाएगा, द मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड बिकॉज द कोरम इज इनकम्प्लीट। कोरम हमारे पास नहीं है, इसलिए मीटिंग हमको अर्जेंट करनी पड़ेगी सेक्शन 174 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो हमारे पास रहेगा सेक्शन नंबर 175 के ऊपर। सेक्शन 175 जो बोलते हैं रिजोल्यूशन बाय सर्कुलर के बारे में बोलते हैं। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलर के अंदर जो प्रोविजन है वो क्या बोलता है कि आपका जो मेजोरिटी होगी, मेजोरिटी जो होगी वो क्या कहते हैं कि रिजोल्यूशन को पास करेंगे। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्शन की बात करें, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्शन रेज करना है तो 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो होंगे, जो स्ट्रेंथ जो मीटिंग में होंगे, जो भी स्ट्रेंथ होगी 1/3 जो होंगे वो क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 इसी के ऊपर बोलता है कि जनवरी 12 2018 में रामेश्वरम प्राइवेट लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया गया। अब कंपनी क्या करना चाहती है, नीड टू पास ए रिजोल्यूशन फॉर द परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए क्या करना है, रिजोल्यूशन पास करना है आपको। उसके बाद बोलते हैं कॉपी ऑफ द रिजोल्यूशन अलोंग विद ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट अटैच कर दिए गए, सभी डायरेक्टर को सर्कुलेट किया गया। कंपनी के पास 10 डायरेक्टर है, मिस्टर राम जिनका नाम है देखिए, मिस्टर राम हो गया, मिस्टर कमल, मिस्टर राज, मिस्टर फिरोज, मिसिज नुपुर, मिस्टर भरत, विनोद, मिसिज रेखा, मिस्टर कपूर एंड मिस्टर जीवन, ये आपके आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं कि मिस्टर राज और राम जो थे वो क्या थे, बाहर गए हुए थे जब रिजोल्यूशन पास किया गया, लेकिन नोटिस तो सभी के पास जाएगा, चाहे वो विद इन इंडिया हो या बाहर हो, ओरिजिनल हो, अल्टरनेट डायरेक्टर हो, सभी के पास नोटिस इशू किया जाता है सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग। मिस्टर फ्रोजन और भरत एंड मिस्टर नुपुर एंड द कमल took an objection before the chairman against the passing of the resolution and wanted to discuss it further in the meeting. Find out the correct statement. अब कहते हैं कि चार जो लोग हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर मिस्टर फ्रोज की जगह क्या आ जाएगा, मिस्टर राज, इसकी जगह आएगा मिस्टर राज, और भरत की जगह आ जाएगा राम। ये इसके अंदर चेंजिंग की है आईसीआई ने। तो इस अब इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। अब ऑब्जेक्शन करने के लिए हमको कितने चाहिए, 1/3, यानी कि 1/3 कितना, देखिए 10 का 1/3 की अगर हम बात करें तो कितना 3.33, यानी कि 4 अगर डायरेक्टर कहेंगे तो वो हो जाएगा, आपके ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं क्या बोला गया है। सबसे पहले बोलते हैं, इसने बोला कि सबसे पहले नंबर 1 पे आया कि सिंस द रिजोल्यूशन इज पास बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर देयर इज नो नीड टू फर्दर डिस्कशन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो अगर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहे तो कर सकते हैं। बी बोलते हैं मिस्टर राज एंड जो राम थे वो ऑब्जेक्शन रेज ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या थे, बाहर गए हुए थे, इंडिया से बाहर से। ये भी गलत हो जाएगा, ऑब्जेक्शन रेज करने की पूरी पावर उनके पास रहेगी। सी हमारा सी जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा, उसमें बोला है कि द ऑब्जेक्शन इज सस्टेनेबल, सस्टेन किया जाएगा, इज मेड बाय 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड द मीटिंग इज हेल्ड फॉर द फर्दर डिस्कशन के लिए आपकी जा सकती है। और जबकि 4th में 2/3 बोला गया, जो कि प्रोविजन में ही नहीं है। तो 170 जो 5 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 1/3 वहां पर हमको बोला गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 ने बोला कि हमको, कंपनी का नाम है जुपिटर शॉपिंग मॉल। देखिए जो ये हमारा जो एमसीक्यू रहेगा दैट इज डिपेंड, जो कि सेक्शन 182 पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोलते हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि 2 कंपनियां पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल जो कंट्रीब्यूशन होता है वो नहीं कर सकती। नंबर 1 जिसमें से हमारा रहेगा नंबर 1, एक ऐसी एक तो होगा गवर्नमेंट कंपनी कभी भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, और एक ऐसी कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन नॉट मोर देन 3 ईयर, 3 साल से ज्यादा नहीं हुआ है। यानी कि अगर हम हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर बात करें, देखिए जुपिटर शॉपिंग मॉल लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है जो कि 3 दिसंबर 2016 को इनकॉर्पोरेटेड हुई है। तो यानी कि ये आने वाले 3 सालों के अंदर, 3 सालों में क्या नहीं कर सकती, पब्लिक जो पॉलिटिकल पार्टी को जो कंट्रीब्यूशन देना है पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकती। इन्होंने बोला कि अपनी कहानी बोल रखी है कि फ्री रिजर्व दे रखे हैं हमको, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है। अब क्या हुआ, इन्होंने एक मीटिंग की जो कि 16 दिसंबर 2018 को मीटिंग आ गई है। तो कहते हैं कि आप रिजोल्यूशन पास कर दिया और 10 लाख रुपए क्या देने हमको, पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देने की बात हुई है, अब अमाउंट डिसाइड हुई है। अब अपने को बताना है कि क्या फाइनेंशियल ईयर 18-19 में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए, नहीं कर सकते।
3 सालों के अंदर तो हम लगातार जो इनकॉर्पोरेशन थे 3 सालों के अंदर तो हम क्या नहीं कर सकते, कंट्रीब्यूशन कर नहीं सकते। तो इसलिए क्या रहेगा, हमारा आंसर ए आ जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा इसके अंदर, देखिए बी में क्या बोल रखा है कि मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक कर सकते हो, ऐसी कहीं भी कोई भी लिमिट नहीं दे रखी है सेक्शन के अंदर। और ना ही सी के अंदर जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला कि 3.75 लाख दे सकते हो, यहाँ भी कोई लिमिट नहीं है, हमारे उस प्रोविजन नहीं है कोई भी सेक्शन 182 के अंदर। और मैक्सिमम 5 लाख की भी कोई लिमिट नहीं है, तो यानी कि ये 3 तो वैसे ही कट जाते हैं, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर आएगा। क्योंकि सेक्शन 182 के अंदर, कंपनी एक्ट सेक्शन 182 के अंदर कोई भी लिमिट नहीं दे रखी कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 35 आता है। 35 में बोला कि व्हाट इज द सर्कमस्टांसेस इन विच, देखिए अब आता है हमारे पास कंपनी, जो हमारे पास डायरेक्टर के जो चैप्टर थे उससे हम बाहर आ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 35 जो रहेगा हमारे पास इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के बारे में बोलते हैं कि व्हाट इज सर्कमस्टांसेस इन विच नोटिस कैन बी सर्व फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स एक्सेट्रा अंडर सेक्शन 206 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। देखिए सेक्शन 206 के अंदर आरओसी क्या करता है, आरओसी आपसे जो कंपनी होती है उनसे इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगता है, सिक्योरिटी करता है डॉक्यूमेंट की। अगर उसको लगता है तो फर्दर डॉक्यूमेंट वगैरह भी क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट वगैरह कर तो सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 35 में ये बोला कि नोटिस जो सर्व किया गया किन किन ऐसी सर्कमस्टांसेस रहेगी जहां पर जो आरओसी होगा वो इंस्पेक्शन के लिए बोल सकता है। नंबर 1 सबसे पहले क्या बोलता है, इफ नो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड, इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है ये हो सकता है आपका, तो उस सिचुएशन में भी इंस्पेक्ट करवा सकते हो। बी क्या बोलता है, इफ द आरओसी जो है रजिस्टर ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट फर्निश्ड is of the opinion that the information or the explanation furnished is inadequate, अगर इंफॉर्मेशन inadequate हो तो कर सकता है, बिल्कुल ये आ जाएगा बी। सी क्या बोलता है, इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट फर्निश्ड, फर्निश किसने किया होगा, कंपनी ने किया होगा, दैट इज अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ द अफेयर्स exist in the company and the information or the document do not disclose a full and the fair statement of the information required, यानी कि ठीक है अगर इंफॉर्मेशन फुल फ्लेश नहीं दिया है तो भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, कि हमारे जो चारों सिचुएशन जो रहेगी एबीसी जो ऑप्शन है उन चारों सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है, 36 ने बोला है कि द शेयर होल्डर, क्वेश्चन नंबर 36 ने बोला कि द शेयर होल्डर ऑफ द रवि लिमिटेड, रवि लिमिटेड कंपनी का नाम है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं जो मेंबर है उनके। द कंपनी सबमिटेड द स्पेशल रिजोल्यूशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बताइए क्या रहेगा, किस तरीके से क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है नहीं कर सकता। देखिए ये जो प्रोविजन है हमारा सेक्शन 210 के अंदर, सेक्शन 210 जो रहेगा कंपनी एक्ट के अंदर, उसके अंदर बोला गया है कि 3 सिचुएशन ऐसी रहेगी जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहती है कि वो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वो अपॉइंट कर सकता है। कौन कौन सी, नंबर 1 या तो सेक्शन 208 की जो रिपोर्ट जो सबमिट की होगी किसके द्वारा, या तो आरओसी के द्वारा, या फिर जो इंस्पेक्टर अपॉइंट होगा उसके द्वारा, जो दिया गया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी गई होगी उसके बिहाफ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। या फिर नंबर 2 एसआर पास कर दिया है, मेंबर ने एसआर पास कर दिया और वो चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करवाइए। और नंबर 3 अगर उसको लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में है, क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो इन 3 सिचुएशन के अंदर नंबर 1 या तो सेक्शन 208 के अंदर जो रिपोर्ट सबमिट की उस सिचुएशन में, या एसआर पास कर दिया पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पावर रहेगी उसके पास कि वो क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। वहां पर वर्ड यूज हुआ है मे, जो सेक्शन 210 के अंदर अगर हम बात करें 210 के अंदर वहां वर्ड यूज किया मे। जब भी आप सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट वगैरह एसआर पास करके तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है करेगा। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा ए आ जाएगा कि पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इज डिस्क्रिशनरी, मतलब उसकी मर्जी है कि कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, वो प्रेशर नहीं कर सकते कि वो करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अब जिसके अलावा जो बी में क्या बोला है, देखिए बी ने बोला, जो बी पार्ट है, बी ने बोला कि पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर इज मैंडेटरी, देखिए मैंडेटरी नहीं है, वहां वर्ड यूज किया गया मे। देखिए जब भी आप प्रोविजन पढ़ेंगे कंपनीज के अंदर, कंपनी जो हमारे कंपनी लोग के अंदर सीए फाइनल के अंदर वहां वर्ड यूज किए गए होंगे मे या शेल, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अगर मे वर्ड यूज किया तो यानी कि वहां पर कंपल्सरी नहीं है
डिस्क्रिशनरी है, पावर दी गई है, और जहां पर शैल वर्ड यूज किया गया यानी मैंडेटरी है, तो यानी कि बी नहीं है, बी में बोला गया कि मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। आगे बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट एम्पावर्ड टू पास ए ऑर्डर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, यहाँ पर सी तो आएगा ही नहीं कि वो कर ही नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है, और डी आता है नन ऑफ द अबव, तीनों ही नहीं है, तो यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा। ये फुल फ्लेज प्रोविजन के ऊपर ही हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 हमको बोला, क्वेश्चन नंबर 37 है, इसे बोला कि इन ए कंपनी देयर इज अ सीरियस apprehensions of the corrosion the share of the company by a group of unscrupulous persons likely to result in the change in the board of the director which may be prejudicial to the public interest। यानी कंपनी के अंदर कुछ सीरियस फ्रॉड चल रहा है जिसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, प्रिजुडिक जो है पब्लिक इंटरेस्ट में चल रहा है। अब कहते हैं कि द कंपनी सीक यू एडवाइस एज हाउ इट इम्पोज, मतलब शेयर वगैरह जो आपके जो इश्यू किए जाते हैं, जो ट्रांसफर किए जाते हैं, उस सिचुएशन में क्या है, सीरियस इंजरी आ गई है। सीरियस क्या है, बेसिकली फ्रॉड के बारे में पता चला है कि फ्रॉड हो रहा है। कंपनी सीक यू एडवाइस हाउ टू इम्पोज और रिस्ट्रिक्शन, देखिए रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। देखिए जब भी शेयर ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज होगी, कहते कि सेक्शन नंबर 216 रेड विद सेक्शन 222 इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि वहां पर जो पावर दी गई है 222 के अंदर, यहां पर पावर दी गई है ट्रिब्यूनल के द्वारा, ट्रिब्यूनल को पावर दी गई है। ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, इंपोज कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है शेयर्स के ऊपर मैक्सिमम 3 ईयर के लिए, कितना 3 साल के लिए लगा सकता है। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन रहने वाला है, देखना फर्स्ट में, देखना फर्स्ट बोलते हैं कि एप्लीकेशन कैन बी मेड टू द ट्रिब्यूनल अंडर 222 फॉर द इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। किसके पास एप्लीकेशन करे, क्या ट्रिब्यूनल के पास किया जाए। बी में बोला है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बिल्कुल नहीं करना। एप्लीकेशन कैन बी मेड टू द ट्रिब्यूनल अंडर 216 फॉर द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, नहीं, 222 के अंदर आपको बोला गया है। और एप्लीकेशन कैन बी मेड 216 तो आपका आएगा ही नहीं, यानी कि हमारे पास जो ए होगा वो आपका सोल्यूशन में आंसर आ जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन की एप्लीकेशन जो दी जाएगी कैन बी मेड टू द ट्रिब्यूनल को दी जाएगी सेक्शन 222 फॉर द इम्पोज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन द सिक्योरिटी। कितना 3 साल के लिए रहेगा, 3 ईयर की रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करें, 38 में बोला गया है कि आफ्टर प्रेज्यूअल ऑफ द इंस्पेक्टर रिपोर्ट, देखिए इंस्पेक्टर की एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। देखिए आफ्टर प्रेज्यूअल ऑफ द इंस्पेक्टर रिपोर्ट इट अपियरिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट द कंपनी इज लायबल टू वाउंड अप अंडर दिस सेक्शन एंड इट मे कॉज टू बी प्रेजेंटेड टू द ट्रिब्यूनल। देखिए सेक्शन नंबर अगर हम बात करें कंपनी एक्ट के अंदर, सेक्शन 223 के अंदर क्या आता है, रिपोर्ट आती है आपकी। उस रिपोर्ट जो होगा सेंट्रल, आप किसको देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिपोर्ट के बिहाफ पर क्या देगा, ऑर्डर पास करते हैं जी। अब ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए इसने बोला कि अब ऑर्डर में वाइंडिंग अप का भी आपका हो सकता है। अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ जी कंपनी वाउंड अप हो जानी चाहिए, तो आपको उसका ऑर्डर भी आ सकता है। तो अपने को देखते हैं कौन कौन सा आपका हो सकता है। आइए सबसे पहले नंबर 1 पढ़ते हैं। नंबर 1, ए पिटीशन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ऑन द ग्राउंड दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट इट शुड बी वाउंड अप। कि मान लीजिए इसने बोला कि नंबर ए में की पिटीशन जो होगा फाइल की जाएगी क्योंकि ये जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, मतलब कि ये वाइंडिंग अप हो जाने की जो सिचुएशन होती है, अराइज हो रही होती है, वो सिचुएशन अराइज हो गई है। बी बोलता है ए प्रेजुडिक फॉर द ए पिटीशन फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंपनी ऑन द ग्राउंड दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट इट शुड बी रिस्ट्रक्चर। देखिए रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला गया। हमारे जो प्रोविजन के अगर 224 के अंदर अगर हम बात करें, सेक्शन 224 के अंदर जो ऑर्डर आते हैं वहां पर रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया कि रिस्ट्रक्चरिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट वन क्या बोलता है, नेक्स्ट वन ने बोला कि पिटीशन फॉर द मर्जर ऑफ द कंपनी ऑन द ग्राउंड दैट इट कहते कि जस्ट एंड इक्विटेबल शुड बी मर्ज। मर्ज के बारे में तो है ही नहीं वहां पर भी, नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं आएगा। यानी कि ए जो होगा हमारा कि वाउंडिंग अप के बारे में बोल सकते हैं कि वाउंडिंग अप, अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट लगता है कि हाँ वाउंडिंग अप की सिचुएशन आ गई है, अराइज हो गई है, तो आप कंपनी को ऑर्डर पास कर सकते हो कि हाँ आप वाइंडिंग अप के लिए
अप्लाई कर सकते हो। वाइंडिंग अप के लिए जो होगा बेसिकली हमको कहाँ जाना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 271 के अंदर जो होगा वहां पर हमको जाना पड़ेगा। 271 में वाइंडिंग अप की प्रोविजन के बारे में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें, देखिए 39 ने बोला कि रजिस्ट्रार जो है, कंपनी का जो रजिस्ट्रार है, कहते हैं कि रजिस्ट्रार इशू ए रिटन नोटिस टू मिस नेहा हु इज एक्स एम्प्लॉई फॉर द हिमालय लिमिटेड। देखिए आरओसी ने क्या किया, नोटिस इशू कर दिया एक्स एम्प्लॉई को, हिमालय लिमिटेड की कोई एम्प्लॉई थी जो नेहा थी, उसको बोला गया होगा आरओसी ने कि हाँ भाई कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस करो हमारे पास। लेकिन मिस नेहा ने क्या बोला कि नहीं, मिस नेहा का शायद ये रहेगा कंटेम्पलेशन की अब वो इस कंपनी की मेंबर वो नहीं है, वैसे डायरेक्टर नहीं है, तो वो ना ही एम्प्लॉई है, वो अब लाइबल नहीं है। देखिए आगे क्या बोलता है, अब आरओसी ने क्या किया, देखिए डिमांडिंग द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में मांग की आरओसी ने, किससे, मिस नेहा से, जो कि चली गई है। शी इग्नोर, उसने मना कर दिया कि नोटिस कंसिडरिंग दैट शी इज नो मोर एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो कहते हैं कि कंपनी की एम्प्लॉय नहीं है, वो उसकी लाइबिलिटी नहीं बनती। अब बताना अपने को, देखिए सेक्शन नंबर 206 के अंदर अगर हम बात करें, देखिए 206 के अंदर जो होगा आरओसी क्या करता है, आरओसी इंफॉर्मेशन मांगता है कंपनी से, कंपनी और जो कंपनी हो गया या कोई ऑफिसर हो गया या कोई डायरेक्टर हो गया, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे आरओसी को। देखिए इस सिचुएशन में ये भी बोला गया है कि अगर मान लीजिए एम्प्लॉई है, चाहे वो एक्स एम्प्लॉई हो, आरओसी उनसे भी क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है, तो वो डायरेक्टली मना नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए नंबर 1 की अगर हम बात करें तो कहते हैं शी इज लाइबल टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन, ठीक है ये सही लग रहा है। ऑफिसर इन प्लेस ऑफ मिस नेहा इज लाइबल, इसने बोला, बी बोलता है कि उसके रिप्लेस में जो भी आया होगा वो रहेगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उसी को लाइबल ठहराया गया है। कंपनी लाइबल रहेगी, नहीं ऐसा भी नहीं है, और डी नन ऑफ द अबव नहीं आएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन आएगा ए की लाइबल रहेगी, बिल्कुल ए जो होगा वो लाइबल रहने वाली है। उसके बाद हमारा आखिरी जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 447 के अंदर क्या बोलता है, जहां पर हमको बताया गया है, देखिए 447 के अंदर जो है हमारे जो ऑफेंसेस रहेंगे जो कि कॉग्निजेबल रहेंगे एंड नॉन बेलेबल रहेंगे जी, नॉन बेलेबल, बेल नहीं मिलती, बेल हमको वहां पर नहीं मिलती। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, वहां पर एक्सेप्शन डाली गई है कि सेक्शन नंबर 447 के अंदर वहां पर एक्सेप्शन डाली गई है। क्या एक्सेप्शन डाली गई है कि अगर मान लीजिए कोई एज 16 ईयर की एज का कोई पर्सन है, या फिर कोई वुमेन है, या फिर क्या है, सिक पर्सन है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इनको क्या गया, एक्सेप्शन दी गई है कि उनको छोड़ा जा सकता है अगर डिमांड की जाए। तो वही इसने बोला है, क्वेश्चन क्या बोलता है देखना, ऑफेंस कवर्ड अंडर 447 फ्रॉड के बारे में बोलता है, ऑफ दैट शैल बी कॉग्निजेंस एंड no person accused or any officer shall be released on bail, however on the direction of the special court following person may be released on bail। कौन कौन, अंडर द एज ऑफ 16 इसको किया जा सकता है, वुमेन को किया जा सकता है, सिक पर्सन को या इन्फर्म को किया जा सकता है, बिल्कुल जी। तो इसका डी आंसर आ जाएगा, एनी ऑफ द अबव, कोई भी अगर हो तो उसको रिलीज किया जा सकता है। ये जो होगा हमारे पास 217 जो होगा हमारे पास ड्यूटी के बारे में, वहां पर हम इसके पढ़ते हैं। तो हमारा जो आएगा इस तरीके से हमारे एमसीक्यू जो है 10 एमसीक्यू जो हो गए हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा विद प्रोविजन के साथ पढ़ते हुए। फॉर मोर वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफर कीजिए ताकि एग्जाम टाइम में उनको दिक्कत ना हो। आप डेली बेसिस पर एक एक वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपके जो कंसेप्ट क्लियरिटी है वो साथ साथ में आपके हो जाए, क्योंकि एग्जाम टाइम के दौरान जो है एमसीक्यू को कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं हम, क्योंकि जो सिलेबस है हमारे पास सीए फाइनल का वो बहुत बड़ा है और एग्जाम के दिनों में वो सिलेबस ही गो थ्रू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो एमसीक्यू को तो हम इग्नोर करके ही चलते हैं, तो इसलिए पहले ही हम उसके लिए प्रिपेयर किया जा सकता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।